हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो बेटा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर आज हम एसएससी जेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में 2009 के पेपर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। 2008 के पेपर का डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर दिया है और वो अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं और 2008 के पेपर का डिटेल डिस्कशन वहाँ पे अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2009 का एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, पहले हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में अगर देखा जाए तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। 2009 में एसएससी जेई में टेक्निकल में 50 क्वेश्चन ही आए थे, जहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल से देखा जाए तो 9 क्वेश्चन, मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मशीन से 15 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वेटेज था उस टाइम, और पावर सिस्टम से 10 क्वेश्चन आए थे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे। और मिसलेनियस, ये आपके बेसिक जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आए थे 13 क्वेश्चन। तो अभी एसएससी जेई में प्री में जनरल इंजीनियरिंग का कोई भी सेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल और केवल इन्हीं 37 क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE देखेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। बेटा जब भी आप ये वीडियो देखो तो डेफिनेटली आप क्या करो कि पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का खुद से प्रयास करो। तो उसको पॉज कर दीजिए, या मैं इतना टाइम आपको सफिशिएंट बताने में, क्वेश्चन पढ़ने में दे रहा हूँ, तो आप उसी में क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं उसी टाइम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रैक्टिस के लिए है, रटने के लिए नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा और डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, या कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली R बराबर रो एल बाई ए करते हैं और फिर उसके बाद रो बराबर लिखते हैं RA बाई एल, और यहाँ पर देख लेते हैं कि रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है। तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है, इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और ऑप्शन सी लगा देते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इन चीज़ों को आपको एकदम गलत नहीं, ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में भी बताता हूं कि किसी भी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये कभी भी उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमेशा उसके इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, उसके केमिकल कंपोजिशन, और अगर देखा जाए तो ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके न तो लेंथ पे, न तो उसके विड्थ पे, न ही उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होता है। ये इनके केमिकल कंपोजिशन, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक लकड़ी का कोई बोर्ड है और एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो लकड़ी का छोटा टुकड़ा हो या पूरा बोर्ड हो, बड़ा सा टुकड़ा हो, दोनों किसके बने हैं, लकड़ी के ही बने हैं। तो इन दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही होगा। ऐसा नहीं आप कह सकते कि इनका एरिया ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। कंडक्टिंग मटेरियल में हमेशा ध्यान रखना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर का डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, उनके इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल, और उनके केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि रजिस्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनटू मीटर होती है। रजिस्टिविटी बराबर कितना, 1/सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस does not depends on dimension of the material
मटेरियल। डायमेंशन क्या हो सकते हैं, उसका लेंथ, उसका विड्थ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। अगर एक प्लास्टिक का है एक वुड का है तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग होगा, और अगर दोनों मटेरियल सेम हैं तो इसका मतलब उनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो भी सेम होगा, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी समान होगी, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी। इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। और फाइनली अगर देखा जाए तो इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, इसके केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेचर पे, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और केमिकल कंपोजिशन पे। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर गलत है, बोथ ए एंड बी ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। और रजिस्टिविटी बराबर 1 कंडक्टिविटी या 1 सिग्मा। तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो अगर आप लेक्चर जब भी देखें तो एक बार जरूर ट्राई करना कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रजिस्टिविटी कितनी होती है। तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख के बताएंगे हमें। नेक्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट आई flowing in 1 ohm resistor in the circuit shown in the figure below will be। एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में हमें बताना है कि I की वैल्यू क्या होगी जो कि 1 ओम के थ्रू फ्लो कर रही है। तो 1 ओम का रजिस्टर यही है, इसमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें करंट की वैल्यू बतानी है बेटा, तो आप बताइए, हमेशा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम। अगर ये आप 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो ये बैटरी इस करंट सोर्स और इस रजिस्टर के क्या है, पैरेलल में है। तो अगर इसके पैरेलल में है बेटा तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट का होगा, और इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 5, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस हमेशा क्या रहते हैं, सेम। तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट आ गया तो बताइए इसमें करंट कितना हो जाएगा, V/R, 5 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। तो बिना पेन पेपर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा यहां पर करंट कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेजेस हमेशा सेम होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द फिगर शोन बिलो, नीचे दिए गए जो पिक्चर है या फिगर है, अगर इसमें हम 2 वोल्ट का सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है ए डैश पर कनेक्ट कर दें विथ पॉजिटिव टर्मिनल एट ए, तो उस समय करंट आर के थ्रू कितना होगा। तो ये कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने इसी के एक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। कहां पे कनेक्ट कर दिया, ए डैश के एक्रॉस कनेक्ट कर दिया। और एक चीज और दिया है कि आप ये वोल्टेज सोर्स किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, इसकी पोलैरिटी ऊपर या नीचे ले सकते हैं, नहीं, बिकॉज यहां पे दिया है कि विथ पॉजिटिव टर्मिनल एट ए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इसका किस पे होगा, ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की लेंथ ज्यादा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, किससे कनेक्टेड है, ए से। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो अब ये कह रहा है कि करंट थ्रू आर बराबर 2 ओम कितना होगा, इसके थ्रू हमें करंट बताना है कि कितना होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यार, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप यहां पर इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। इसका क्या कर दोगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे। तो बताइए इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर करेंगे तो किसी भी करंट सोर्स के पैरेलल में 1 ओम है तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक वोल्टेज सोर्स, इस करंट की डायरेक्शन अपवर्ड तो पॉजिटिव और ये डाउनवर्ड पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अपवर्ड ये है तो इसलिए ऊपर पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 × 1
ये ध्यान रखना, ये 1 एम्पियर होगा बेटा, 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो 1 इंटू 1 कितना, 1 वोल्ट आ गया, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 ओम का। तो जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी भी करंट सोर्स के पैरेलल रेजिस्टेंस का करते हैं तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी बट वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड आई इंटू आर हो जाएगा। तो यहां पर फिर यहां पर देखा जाए तो ये ऑलरेडी क्या है, 1 ओम है, ये आपके रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, इसी के थ्रू हमें करंट बताना है, और ये फाइनली अगर देखा जाए तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, जो कि हमने कनेक्ट किया है किस पे, ए डैश पे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल केसीएल एनालिसिस करेंगे, और केसीएल एनालिसिस करते समय मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको करना क्या होता है। यहाँ पर वोल्टेज आप क्या मान लो, V, इसको रेफरेंस ले लो, मतलब 0 वोल्ट पे, और इसी नोड पर जाके सारे करंट को क्या ट्रीट करना है बेटा, आउटगोइंग ट्रीट करना है। तो हमें पता है आउटगोइंग करंट हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कन्वेंशन है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर इस करंट के लिए इधर अगर देखा जाए करंट तो कितना हो जाएगा, V-1 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा V-1 डिवाइडेड बाई 2, आउटगोइंग है, प्लस V-0/2, तो सिंपली लिख सकते हैं V/2 प्लस V-2/1, V-2/1 बराबर कितना, 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें यार, 2 से मल्टीप्लाई करो, V-1 प्लस V प्लस 2V-4 बराबर 0। तो यहाँ पे सिंपल आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4V बराबर कितना, 5। तो V बराबर कितना हो जाएगा, ये 5/4 वोल्ट। तो ये तो हमें इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल गया कि कितना आ जाएगा, 5/4 वोल्ट। बट हमें क्या बताना है, करंट बताना है, किसके थ्रू, 2 ओम के थ्रू, और 2 ओम के थ्रू करंट, जो ये वाली करंट आपको बतानी है, तो बेटा ये वाली करंट तो यही तो है, V/2। तो कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/2, और अभी हमने V निकाला है 5/4 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 5/8। 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.625 एम्पियर। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 0.625 एम्पियर। इज दैट क्लियर? 5/8 आया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन 1 से बड़े हैं, 5/8 1 से छोटा होगा, 0.625 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अगर समझा दें तो हमने क्या किया, इस करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो 1 वोल्ट और इसके सीरीज में 1 ओम, देन उसके बाद केसीएल लगा दिया, आंसर आ जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे चूरन टाइप के क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है कि द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए होता है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, फॉर लीनियर एलिमेंट्स ओनली, केवल और केवल लीनियर एलिमेंट्स के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब कि इसमें जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब कैसा होगा, लीनियर होगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ का जो कर्व है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा लीनियर होता है। क्लियर है, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो V प्रोपोर्शनल I क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। तो ये ध्यान रखना कि ओम्स लॉ अगर आपसे पूछे तो ओम्स लॉ क्या क्या है। पहला ओम्स लॉ J बराबर सिग्मा इंटू E, क्या है बेटा, ओम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। दूसरा ओम्स लॉ V बराबर I इंटू R, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क थ्योरी। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो V बराबर IR, तो ये आपके क्या है, ओम्स लॉ है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ओम्स लॉ क्या होता है, आप सिंपली बताओ J बराबर सिग्मा इंटू E। नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से ओम्स लॉ क्या है, V बराबर I इंटू R, या I बराबर G इंटू V भी लिख देते हैं कई जगह पे। अगर हमें ये पूछा जाए कि ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, आप बोलोगे J बराबर सिग्मा E या V बराबर IR, तो इसका एनालॉगस मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, तो ओम्स लॉ, ये ध्यान रखना, ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट अगर आपसे बेटा पूछ दिया जाए, मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट में जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, B बराबर म्यू
एच, ये आपको ध्यान में रखना है। B बराबर म्यू एच, दिस इज द ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट। तो अगर आप कहीं भी जाते हो तो ओम्स लॉ पूछा जाएगा तो आप बताना J बराबर सिग्मा ई, V बराबर आई आर अकॉर्डिंग टू नेटवर्क थ्योरी, और मैग्नेटिक सर्किट में ओम्स लॉ B बराबर म्यू एच। और कैसा होता है, ये लीनियर होता है, और इसी का जो स्लोप आएगा ये हमेशा इसका जो लीनियर का स्लोप आता है लाइन का, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, यही क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आरएलसी सर्किट ससेप्टेंस इज इक्वल टू, सर्किट कैसा है बेटा, यहां पे देखिए सर्किट कैसा है, आर एल और सी। अगर कुछ भी नहीं दिया है, आरएलसी सर्किट लिखा है, तो आप ये मान लेना कि हम किस सर्किट की बात करेंगे, सीरीज आरएलसी सर्किट को मान के चलते हैं। तो अगर सीरीज आरएलसी सर्किट है तो हम बात करें कि इस सीरीज आरएलसी सर्किट का इंपेडेंस कितना होगा, तो इंपेडेंस Z बराबर कितना, आर प्लस जे, कितना हो जाएगा बेटा, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। बोलो यार, सीरीज आरएलसी सर्किट का इंपेडेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो यही आपके नेट रिएक्टेंस है, ये क्या है आपके नेट रिएक्टेंस है, तो आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा आरएलसी सर्किट का, ये क्या है, इंपेडेंस। और आपको पता है कि इंपेडेंस क्या होता है, इट इज द कॉम्प्लेक्स सम ऑफ रजिस्टेंस और ये क्या है, रिएक्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, इंपेडेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सम होता है किसका, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। अगर आपसे पूछा जाए ये कि एडमिटेंस क्या होता है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एडमिटेंस क्या है, इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे और y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z होता है। तो एडमिटेंस जो है वो इंपेडेंस का रेसिप्रोकल होता है, एडमिटेंस इंपेडेंस का रेसिप्रोकल है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर कितना, 1 अपॉन आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। इसका रेशनलाइजेशन कर दो यार, आर माइनस जे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर माइनस जे एक्सएल माइनस एक्सी। क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा, आर माइनस जे एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बेटा तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स जे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जे स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मॉड z बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि एडमिटेंस जो y आया वो किसके बराबर आया, एडमिटेंस जो y आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, यहां पर लिख सकते हैं, इसको सेपरेट कर दो रियल और इमेजिनरी में। तो अगर इसको हम रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करें, जगह नहीं है लेकिन मैं यहां पर रियल और इमेजिनरी में सेपरेट कर दे रहा हूं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, r अपॉन ये क्या लिख सकता हूं, मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो r अपॉन मॉड z स्क्वायर माइनस जे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन मॉड z स्क्वायर। तो ये एक्चुअली जो रियल पार्ट आया यही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। ध्यान रखना, एडमिटेंस का जो रियल पार्ट होता है वो कंडक्टेंस होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो पार्ट कहलाता है ससेप्टेंस। क्या कहलाता है, ससेप्टेंस। तो ये ध्यान रखना है। तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, कंडक्टेंस यहाँ पर r बाई मॉड z स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में जो कंडक्टेंस आया G बराबर वो r बाई मॉड z स्क्वायर आया, और जो ससेप्टेंस है B से रिप्रेजेंट करते हैं, B बराबर कितना, B बराबर आ गया माइनस j, और ये मान लिया x इक्विवेलेंट आया डिवाइडेड बाई मॉड z स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं एक्चुअली कि ये माइनस में है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये किस में है यार, माइनस में आया, जे हटा देंगे। तो हमें ससेप्टेंस भी पता चल गया और कंडक्टेंस भी पता चल गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंपेडेंस का रियल पार्ट रेजिस्टेंस और इमेजिनरी पार्ट रिएक्टेंस। एडमिटेंस का रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, कंडक्टेंस, और इमेजिनरी क्या होगा, ससेप्टेंस होगा। इसीलिए लिखते हैं z बराबर r प्लस जे एक्स और y बराबर लिखते हैं g प्लस जे बी, जहां b क्या है, ससेप्टेंस है, और b बराबर कितना, x बाई मॉड z स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये b के लिए है, दिस इज फॉर b। r बाई मॉड z स्क्वायर, दिस इज फॉर g। क्लियर है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सीरीज आरएलसी सर्किट की बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप सिंपल ये लिख दो कि यार 1/x भी तो लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये आरएलसी सर्किट के कॉम्बिनेशन के लिए पूछ रहा है, तो x बाई मॉड z स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो ससेप्टेंस होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस, और जो कंडक्टेंस होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पे आप आंसर ऑप्शन ए मत देना, बिकॉज ये केवल और केवल एक टर्म के लिए बात नहीं हो रही है, यहां पूरे कंप्लीट आरएलसी सर्किट के लिए बात हो रही है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता भी चल गई होगी। क्लियर है बेटा? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करंट रीड बाय द अमीटर इन द एसी सर्किट शोन इन अ फॉलोइंग फिगर। ये एक एसी सर्किट आपको दिया गया है जिसमें यहां पर एक अमीटर लगाया गया है। तो ये अमीटर क्या करेगा, इस टोटल करंट आई को मेजर करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रजिस्टर है। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट है, तो पैरेलल में इसके अक्रॉस मान लिया वोल्टेज कितना है V। तो पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम। तो बताइए यहां पर क्या मैं इसका फेजर ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ सर, डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी फेजर ड्रॉ करना है तो आपको हमेशा क्या देखना होगा कि कौन सा कॉमन टर्म है। तो हमेशा पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। देन यहां पर वोल्टेज को एज अ रेफरेंस फेजर हमने ले लिया। तो बताइए रजिस्टर के थ्रू जो करंट है मान लिया ये कितना है IR, तो हमेशा वोल्टेज के क्या होगा, सेम फेज में। इंडक्टर के थ्रू करंट बेटा कितना होता है, ये मान लिया IL, हमेशा क्या रहेगा, करंट इंडक्टर के थ्रू लैग करती है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री लैग करेगी तो लैगिंग का मतलब क्लॉकवाइज, कहां से, रेफरेंस से, कितना, 90 डिग्री। तो रेफरेंस से 90 डिग्री हमने क्या ले लिया, क्लॉकवाइज। तो ये IL आ गया। कैपेसिटर के थ्रू करंट हमेशा क्या करती है, लीड करती है। तो मान लिया IC करंट है, तो IC क्या करेगी, लीड। और लीड का मतलब क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ यार। तो इस रेफरेंस से हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये आपका कैपेसिटर के थ्रू करंट आ गया कितना, IC। अब अगर देखा जाए बेटा कि टोटल करंट क्या है, IR प्लस IL प्लस IC, लेकिन ये हमेशा अगर देखा जाए AC में हम अरिथमेटिक सम नहीं लेते, हम हमेशा AC के केस में वेक्टर सम लेते हैं या फेजर सम लेते हैं। तो यहां पर फेजर सम है, तो IR प्लस IL प्लस IC है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो कि नॉर्मली IC यहां पर ज्यादा है, तो हियर IC इज ग्रेटर देन IC इज ग्रेटर देन IL। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों, ये दोनों क्या है, कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस जो करंट या इसके थ्रू जो करंट आ रही है, एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। और अगर IC ज्यादा है तो इसका रिजल्टेंट फेजर यही होगा, कितना होगा बेटा, IC माइनस IL हो जाएगा। IC माइनस IL क्या हो जाएगा, इधर ही आएगा। और ये IR का क्या हो जाएगा, फेजर सम। तो यही एक्चुअल करंट आएगा I। तो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर अंडरवुड, ये कितना है IR स्क्वायर, प्लस ये कितना है बेटा IC माइनस IL का होल स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा, अंडरवुड में IR स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस IC माइनस IL मतलब 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर कितना 9, और ये कितना 16, 25। देन I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I बराबर 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना RL सर्किट में करंट अंडरवुड IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर होगी, RC सर्किट में अंडरवुड IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। RLC सर्किट होगा अगर पैरेलल में, देन यहाँ पर हमेशा करंट कितनी हो जाएगी, अंडरवुड IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। यहाँ हमने IC माइनस IL इसलिए लिखा बिकॉज कैपेसिटर के थ्रू करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है। और सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, तो यहाँ पर जो एक्चुअल करंट आ रही है वो कैसी है, लीड कर रही है वोल्टेज से। तो सर्किट का बिहेवियर कैसा है, लीडिंग नेचर का है। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट यहां पर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं यहां पर आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट आर मार्क्ड एज शोन इन अ फिगर। इनपुट वोल्टेज कितना है, आर के अक्रॉस वोल्टेज दिया है कितना है बेटा, 3 वोल्ट। एल के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 14 वोल्ट और सी के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट। तो यहां पर दिया है VR, ये है मान लिया VL इसके अक्रॉस वोल्टेज, और ये मान लिया हमने इसके क्रॉस वोल्टेज VC। तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज V बराबर कितना, VR प्लस VL प्लस VC। और ये कैसा सम होगा, हमेशा फेजर सम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्या है, AC है। तो ये सम कैसा होगा, फेजर सम। अब आप बताओ यहां पर सीरीज सर्किट है तो इसमें करंट हमने मान लिया कितना I। तो अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो सीरीज सर्किट में
सेम क्या रहता है, हर एलिमेंट्स के थ्रू करंट सेम रहेगी। तो फेज जो रेफरेंस मानेंगे वो हमने क्या मान लिया, आई। तो अब आप बताइए रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वी आर हो रहा है वो क्या होगा, सेम फेज में आएगा करंट के। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वीएल, ये क्या करेगा, करंट से लीड करेगा। कितना लीड करेगा, 90 डिग्री। तो लीड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये आ गया वीएल। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है, लैग करता है। कितना लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो लैगिंग का मतलब क्लॉकवाइज, ये है हमारा आ गया वीसी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वीएल पर 14 वोल्ट है और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 10 वोल्ट है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। एक्सएल की वैल्यू, करंट तो सेम है, इसका मतलब यहाँ से इस सर्किट से साफ पता चल रहा है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC। तो इसलिए क्यों, बिकॉज VL इज ग्रेटर देन क्या है, VC है। तो सर्किट का बिहेवियर यहां इंडक्टिव है। दैट मींस VL माइनस, ये देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। तो ये एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इंडक्टर VL की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, VL माइनस VC। और ये क्या है, VR, इनका ही फेजर सम क्या होगा, V होगा। तो V बराबर कितना, अंडरवुड में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो अंडरवुड में VR स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 9 और 16 25, तो 5। अप्लाइड वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया कि पैरेलल आरएलसी सर्किट से कैसे डील किया जाता है और सीरीज आरएलसी सर्किट से कैसे डील किया जाता है। और यही सर्किट में अगर इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो इन कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल सारा का सारा वोल्टेज किसकी क्रॉस अप्लाई हो जाएगा, क्रॉस द रजिस्टर ओनली। और ये कंडीशन रेजोनेंस कहलाएगी। और ये कब होगा, जब एक्सएल बराबर XC हो जाएगा। आगते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। सुपरपोजिशन थ्योरम किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो नॉर्मली हम बात करें सुपरपोजिशन थ्योरम की, देन इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कि लीनियरिटी के कॉन्सेप्ट पे कौन सा थ्योरम बेस्ड होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कि किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हो, उसमें टोटल रिस्पांस इनके सोर्सेस के, अलग अलग सोर्सेस के रिस्पांस का अलजेब्रिक सम होता है। और जब भी एक सोर्स को आप कंसीडर करोगे तो रिमेनिंग जितने भी सोर्स हैं, अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं तो शॉर्ट सर्क्यूटेड या उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं तो ओपन सर्किट या उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से उनको रिप्लेस करो। और अगर डिपेंडेंट सोर्सेस हैं देन दे आर नाइदर शॉर्ट नॉर ओपन, वो ना तो शॉर्ट होते हैं और ना ही ओपन होते हैं। रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम केवल रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इज दैट क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें डुअलिटी का, तो डुअलिटी का मीनिंग मतलब डुअल अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का या रेजिस्टेंस का डुअल का कोई मतलब नहीं है। आर का 1/R हो जाएगा, सिंपल सा है। 1/R का मतलब कंडक्टेंस एक तरह से है। तो यहाँ पर अगर इंडक्टेंस का डुअल देखें तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डुअल इंडक्टेंस। सीरीज का अगर डुअल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल का डुअल अगर पूछें तो सीरीज हो जाएगा। नोड का डुअल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बेटा, मेस। मेस का डुअल क्या है, नोड। ये क्लियर है, ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमने ये बोला कि आपका सीरीज आरएल सर्किट का डुअल बताइए तो इसका जो डुअल नेटवर्क होगा वो क्या मिल के आएगा, सीरीज का हो जाएगा पैरेलल आरसी सर्किट। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि KCL का अगर हम डुअल पूछें तो KVL, KVL का डुअल KCL। वोल्टेज सोर्स का डुअल क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का डुअल करंट सोर्स होता है। करंट सोर्स का डुअल वोल्टेज सोर्स। तो डुअलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला कह रहा है टू कपल्ड क्वाइल। ये पिछली 2008 में भी आया था जहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन आपको पहले से ही बता दिया है। 2009 में भी आया है कि इनके इंडक्टेंस L1 और L2 बराबर है। तो हमें ये पता है यार सिंपली कि इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो L1/L2 बराबर कितना, N1/N2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो n1/n2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.6 अपॉन 0.61। तो n1/n2 आपसे पूछा जा रहा है तो 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यार। तो बड़े आसानी से कर सकते हो और ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि m बराबर कितना होगा, k√L1 इंटू L2, ये ध्यान रखना है। k बराबर 1 तो नेटवर्क कैसा होगा, दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली कपल्ड नेटवर्क, परफेक्टली कपल्ड नेटवर्क या क्रिटिकली कपल्ड नेटवर्क। अगर हम बात करें कि k की वैल्यू क्या है, लेस देन 0.5 है, तो इसको बोलते हैं लूजली कपल्ड नेटवर्क, लूजली कपल्ड नेटवर्क। अगर हम ये कहें कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, देन इसको हम बोलेंगे टाइटली कपल्ड नेटवर्क, टाइटली कपल्ड नेटवर्क। कपलिंग कोफिशिएंट k क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी से लिंक कर रहा है। अगर हमने कहा कि इसका कपलिंग कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स 100% फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी में लिंक कर गया, इसलिए हम इसको परफेक्टली कपल्ड, आइडियली कपल्ड या क्रिटिकली कपल्ड नेटवर्क कहते हैं। अगर लेस देन 50% लिंक कर रहा है देन वो लूजली कपल्ड नेटवर्क होगा, मोर देन 50% लिंक कर रहा देन वो टाइटली कपल्ड नेटवर्क होगा। पावर ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह टाइटली कपल्ड नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट से क्वेश्चन अब देखते हैं। मेजरमेंट से पहला क्वेश्चन ये आया कि विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टेंस, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस सबसे लो होता है। तो अगर हम लोएस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो ओमीटर होगा, ओमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा लो। तो हमेशा ध्यान रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओमीटर हमेशा क्या रहता है, लो रहता है। क्लियर है। आइडियली क्या होता है, अगर आइडियल कंडीशन देखें तो आइडियली ये क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, दैट इट शुड बी इक्वल्स टू हाई, तो ये हमेशा हाई होना चाहिए। और आइडियली अगर देखें तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इनफाइनाइट। हमेशा ओमीटर कहाँ कनेक्टेड होता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में, पैरेलल में कनेक्ट होता है। ओमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। गलती से अगर आप ओमीटर और वोल्ट मीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दोगे तो वोल्ट मीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ओमीटर अपने लो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सप्लाई को शॉर्ट कर देगा और हैवी करंट फ्लो कर जाएगी, जिससे ओमीटर आपका फूक सकता है। नेक्स्ट, मूविंग क्वाइल इन अ डायनामोमीटर वॉट मीटर इज कनेक्टेड। डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, जितने भी लेबोरेटरी वॉट मीटर्स होते हैं वो सारे डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर हैं। ऑल लेबोरेटरी वॉट मीटर्स हमेशा क्या कहलाएंगे, डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर कहलाते हैं। इनमें 2 क्वाइल होंगी, एक करंट क्वाइल और दूसरा पोटेंशियल क्वाइल। इसी पोटेंशियल क्वाइल, ये मूविंग क्वाइल एक्चुअली होती है, बट इसको हम सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं और इसका काम वोल्टेज को मेजर करना होता है, इसीलिए हम इसको पोटेंशियल क्वाइल कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये आपकी करंट क्वाइल होती है, ये आपका लोड रहता है, और ये मूविंग क्वाइल या पोटेंशियल क्वाइल है। डायनामो वॉट मीटर है तो इसकी आप पोटेंशियल क्वाइल हाईली रजिस्टिव होनी चाहिए, इसलिए सीरीज में हमने रजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ सप्लाई दे दिया। तो लोड के सीरीज में करंट क्वाइल है और करंट को मेजर करती है, इसलिए इसको हम करंट क्वाइल बोलते हैं। इसके टर्मिनल अगर देखें तो M और L होते हैं। M का मतलब होता है मेन और L का मतलब होता है लोड, L का मतलब लोड। अगर हम बात करें यहाँ पर पोटेंशियल क्वाइल की, तो पोटेंशियल क्वाइल सप्लाई के क्रॉस कनेक्टेड होता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं C और V, जहाँ पर C का मतलब होता है बेटा कॉमन और V का मतलब होता है वोल्टेज और या पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी मूविंग क्वाइल है डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर में, वो कहाँ कनेक्टेड होती है, क्रॉस द सप्लाई और लोड। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस द सप्लाई। इन सीरीज विद द लोड कौन सी क्वाइल कनेक्ट होती है, करंट क्वाइल कनेक्ट होती है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस करंट क्वाइल का क्या होता है, लो होता है। ये आपके मोटे तारों से बने होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। पोटेंशियल क्वाइल हमेशा पतले तारों से बना होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा ताकि हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। और अगेन इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमने इसके सीरीज़ में सीरीज़ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। और हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि वॉट मीटर की जो पोटेंशियल क्वाइल होनी चाहिए वो हमेशा हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए, जबकि एनर्जी मीटर की पोटेंशियल क्वाइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। चलिए आते हैं इलेक्ट्रिक मशीन्स। इलेक्ट्रिक मशीन से देखें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें कि 500 केवीए 200 हर्ट्ज
का ट्रांसफॉर्मर है उसको हमने 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट किया, तो इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी। हमेशा ये ध्यान रखना यार, जो केवीए रेटिंग होती है, केवीए रेटिंग किसी भी ट्रांसफॉर्मर की अगर हम देखें तो ये किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे। किस पे डिपेंड करेगी यार, वोल्टेज पे। और अगर हम बात करें कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज होता है वो E बराबर कितना होता है, √2 पाई एफ फाई एम इंटू एन पी एच होता है। अगर हम उसमें नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट रखें तो वोल्टेज रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केवीए रेटिंग है ट्रांसफॉर्मर में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बेटा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी, 200 हर्ट्ज, अब कितना कर रहे हो, 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी में कमी कितनी आई, 1/4 हो गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1/4 हो गया तो उसकी रेटिंग भी 1/4 हो जाएगी। बोलो यार, यहाँ पर डायरेक्टली आप ऐसे बच्चों की तरह सॉल्व मत करना कि KVA फर्स्ट डिवाइडेड बाई KVA सेकेंड बराबर F1 बाई F2, फिर वैल्यू रखो आंसर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। 200 हर्ट्ज था, अब 50 हर्ट्ज हो गया, मतलब 1/4 रिडक्शन हो गया, और 1/4 अगर है तो KVA रेटिंग भी 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1/4 आ गया, तो KVA रेटिंग भी 1/4 हो जाएगी बेटा। 1/4 कितना, 125 KVA आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो हमेशा KVA रेटिंग किसी भी ट्रांसफॉर्मर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइज किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, KVA रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो साइज क्या होगी ट्रांसफॉर्मर की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ट्रांसफॉर्मर का साइज घटता जाता है। और इसीलिए जो आपके हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर आप यूज करते हो, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर का साइज क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आपके आयरन लॉसेस भी बढ़ते जाते हैं, तो उन आयरन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर में हम फेराइट कोर का इस्तेमाल करते हैं। इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर कौन से कोर यूज होते हैं, फेराइट कोर इज यूज्ड। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। नॉर्मली अगर देखें पावर फ्रीक्वेंसी रेंज में तो हम CRGO का यूज़ करते हैं। CRGO क्या है, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है। बट जैसे जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हो तो साइज तो कॉम्पैक्ट होगा, बट उसमें आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग फेराइट कोर। तो क्या क्या याद रखना है, KVA रेटिंग प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर कोर फेराइट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स। वो पावर फैक्टर बताइए जिस पे ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट करता है। यार अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन है तो उसका जो पावर फैक्टर जिस पर वो भाई किस पावर फैक्टर पे ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट कर रहा है, इसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। ये तो लोड के हिसाब से ही बताया जाएगा। अगर लोड आपका लैगिंग है तो ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर लैगिंग होगा, लोड लीडिंग है तो ट्रांसफॉर्मर लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स, इट डिपेंड्स ऑन लोड। हमेशा ध्यान रखना है कि ये किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है कि लोड किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, लोड पावर फैक्टर। तो ये डिपेंड करेगा बेटा कि लोड किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर। अगर आपका लोड पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो ट्रांसफॉर्मर लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा। इफ द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग तो ट्रांसफॉर्मर लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, efficiency at 100 kVA transformer is 0.98। efficiency at नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ होगा। the efficiency of a 100 kVA transformer is 0.98 at full load as well as half load। मान लिया ट्रांसफॉर्मर का जो आयरन लॉस है वो PI है आयरन लॉस। कॉपर लॉस मैंने मान लिया कितना है, PCU है। दिस इज कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना मान लिया, PCU मान लिया। अब अगर यहां पर देखें फुल लोड पे इफिशियंसी कितनी है, 0.98। तो पहले स्टेटमेंट से इफिशियंसी कितनी है, 0.98। इफिशियंसी बराबर कितना होता है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन से हैं, आयरन और फुल लोड कॉपर लॉस। ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। यही इफिशियंसी आपके हाफ लोड पे भी सेम है,
0.98, लेकिन ये किस पे है, हाफ लोड पे, तो हम यहां पे लिख रहे हैं एट हाफ लोड। तो बेटा हाफ लोड पे 0.98 और ये कितना हो जाएगा 50 kVA, 50 प्लस आयरन लॉसेस प्लस हाफ लोड पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर लॉस कितना होगा, तो आपको बेटा पता है कि कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और हाफ लोड पे करंट आधी हो जाएगी तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगा, तो PCU/4 हो जाएगा। ये मान लिया हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ दो अननोन है और दो आपके पास इक्वेशन है, PI और PCU आप निकाल सकते हो बेटा। तो ये आपके होमवर्क का पार्ट है, आप इसको जरूर निकालेंगे, PI और PCU। तो अगर हम देखें यहाँ पर आयरन लॉस कितना आएगा, तो मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर रखा था, 0.68 किलोवाट आता है। और जो कॉपर लॉसेस हमारे फुल लोड पे आते हैं एट फुल लोड वो कितना आता है, वो आता है हमारा 1.36 किलोवाट। तो हमें PI भी पता चल गया और PCU भी पता चल गया। तो यहाँ पे देख के साफ पता चल रहा है कि जो कॉपर लॉस एट फुल लोड है इट इज ग्रेटर देन आयरन लॉस, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चंस बेटा जब एग्जाम में आए तो मैं तो आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में प्री में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, और पहले आप इन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा और लास्ट में इसको देखना है अगर आपका समय बचता है तो। नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको सॉल्व करने में आप डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन का समय खा जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिकॉज एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो सब क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, क्वेश्चन छोड़ने का भी एक तरीका आपके पास होना चाहिए, ये भी टेक्निक होनी चाहिए कि किस तरह से आप, एक जटिल क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, तो उसको आप छोड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम 99 क्वेश्चन करेंगे यार, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप करने बैठ जाओगे तो डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से अगर टफ कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन को छोड़ना है। तो क्या है यहां पर, क्या पूछ रहा है कि इसमें फुल लोड पे जो कॉपर लॉस है वो किसके बराबर है, इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो ये ग्रेटर देन है आयरन लॉस के, तो मोर देन आयरन लॉस या कोर लॉस। तो कॉपर लॉस जो फुल लोड पे है वो आयरन या कोर लॉस से ज्यादा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच में म्यूचुअल कपलिंग हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक चीज बहुत सिंपल तरीका है यार, हमें पता है कि हम जानते हैं फ्लक्स बराबर कितना होता है, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। यहां पर S क्या है, रिलक्टेंस है। तो अगर हम बात करें कि रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, अगर पाथ का लो हो जाएगा, रिलक्टेंस को हम कम कर दें, तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ रहा है दैट मीन्स कि प्राइमरी साइड से जो फ्लक्स है वो लिंक कर रहा है सेकेंडरी साइड से अब ज्यादा, तो इसकी मतलब हमारी म्यूचुअल कपलिंग क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना बाय यूजिंग लो रिलक्टेंस कोर, ध्यान रखना है, बाय यूजिंग लो रिलक्टेंस कोर we can improve mutual coupling between primary and secondary। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम लो रिलक्टेंस कोर का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसे मटेरियल इस्तेमाल करें जिसका रिलक्टेंस कम है, देन वहां पर डेफिनेटली इस लो रिलक्टेंस के कारण फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है दैट मीन्स अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स कहाँ से, प्राइमरी से सेकेंडरी लिंक कर रहा है। तो आप बताइए इसका कपलिंग जो है वो इंप्रूव हुआ या नहीं, डेफिनेटली इसकी कपलिंग क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। इज दैट क्लियर? इसीलिए हम CRGO का बनाते हैं, सिलिकॉन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील बनाते हैं, ताकि इसका रिलक्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए और इसकी कपलिंग इंप्रूव हो जाए। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करके हम म्यूचुअल कपलिंग को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफ। हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं यार? नॉर्मली अगर हम हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो लीकेज ट्रांसफॉर्मर्स are those where magnetic flux of secondary is loosely coupled to the flux of primary। लीकेज ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जहां पर
सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स लूजली कपल्ड होता है प्राइमरी के। ध्यान रखना है, लीकेज ट्रांसफॉर्मर्स कौन से ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं? लीकेज ट्रांसफॉर्मर में हमेशा ध्यान रखना कि जो कपलिंग कोफिशिएंट है वो लेस देन 0.5 होती है, और अगर कपलिंग कोफिशिएंट लेस देन 0.5 है इसका मतलब क्या है कि 50% से भी कम आप क्या कर रहे हो, फ्लक्स को लिंक करा रहे हो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो अगर हम बात करें यहां पर 50% से भी कम, मतलब कपलिंग कोफिशिएंट क्या है, लो है, तो कैसे लीकेज ट्रांसफॉर्मर कैसे होते हैं? लूजली कपल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली कपल्ड हैं। और अगर लूजली कपल्ड हैं इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि इनका जो लूजली कपल्ड होने के कारण अगर हम देखें तो इनको हम यूज कहां पे करेंगे? इनको हम यूज करेंगे केवल और केवल लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, जहां पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि लीकेज ट्रांसफॉर्मर्स हमेशा लूजली कपल्ड होते हैं, मतलब के जो है वो 0.5 से कम होता है। मींस इसका मतलब केवल इतना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में है वो लूजली कपल्ड होता है प्राइमरी के, इसलिए ये हमेशा एक्स्ट्रा लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। तो लीकेज ट्रांसफॉर्मर कहां पे यूज्ड होते हैं? यूज्ड इन एक्स्ट्रा लो वोल्टेज एप्लीकेशन। लो वोल्टेज एप्लीकेशन, ध्यान रखना, हमेशा लीकेज ट्रांसफॉर्मर कहां यूज होते हैं? एक्स्ट्रा लो वोल्टेज एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, वेयर short circuit conditions are expected। तो जहां पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन को एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ सकती हैं, देन उन जगहों पर एक्स्ट्रा लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए ही हम लीकेज ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर हम देखें कि इनकी जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है, इनकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग क्या हो जाएगी? इनकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, इनकी लो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है। और ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स नॉर्मली जो है यूज होते हैं फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस एप्लीकेशन, जैसे नियॉन साइन में या आर्क वेल्डिंग सेट में इस्तेमाल होते हैं। तो हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे यूज होते हैं? यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। किस में होंगे यूज? आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि लीकेज ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं ये लूजली कपल्ड होते हैं, इनका लीकेज रिएक्टेंस हाई होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल हम हमेशा एक्स्ट्रा लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए करते हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। जैसे हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? वेल्डिंग में। तो जितने भी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ये ध्यान रखना है, हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर, और ये काफ़ी लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमेशा कैसे होते हैं? लो वोल्टेज रेटिंग के होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा लो वोल्ट एम्पियर रेटिंग के होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्मॉल वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। मतलब करंट की रेटिंग तो हाई रहती है बट वोल्टेज की रेटिंग काफ़ी कम हो जाती है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग इसकी क्या होती है? स्मॉल। तो लीकेज ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफ स्मॉल वोल्ट एम्पियर रेटिंग, करेक्ट आंसर है। लीकेज ट्रांसफॉर्मर का यूज़ कहाँ पे है? वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, आर्क वेल्डिंग में बेसिकली। हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर की जो लूजली कपल्ड नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं, और ये एक्स्ट्रा लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर वेरीज एज। हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला बताएं तो स्टार्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर, ध्यान रखना, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर किसके द्वारा दिया जाएगा? TST इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना, TST इज इक्वल्स टू K E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। जबकि अगर हम बात करें रनिंग टॉर्क की, तो रनिंग टॉर्क किसके द्वारा दिया जाएगा? यहाँ पर TFL से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर कितना? K इंटू S E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे S क्या है? स्लिप है, और R2 रोटर का रेजिस्टेंस है, X2 रोटर का रिएक्टेंस है, स्टैंड स्टिल। E2 क्या है? सप्लाई वोल्ट, रोटर का वोल्टेज है, और हमें पता है कि E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। ये V क्या है? V इज कॉल्ड एज सप्लाई
वोल्टेज। तो बेटा जब E2 सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। क्लियर, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई पूछे K क्या है, K बराबर होता है 3/3 इंटू 60/2π/ns, जहाँ ns क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। ये नॉर्मली पावर रिलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, अगर सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो रोटर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क डेफिनेटली बढ़ेगा, और ये कब तक बढ़ेगा, R2 बराबर X2 तक। उसके बाद अगर रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो मतलब R2 ग्रेटर देन X2 हो जाएगा, तो अब स्टार्टिंग टॉर्क घटने लगेगा और मोटर आपका कहाँ चला जाएगा, ब्रेकिंग रीजन में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, R2 बराबर X2। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क कितना होता है, R2 बराबर SX2 होता है। वो स्लिप जिस पे टॉर्क मैक्सिमम होता है SM बराबर R2/X2 होता है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला आते हैं। कह रहा है कि इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर। तो आप बताइए, यहाँ पर देखिए कि ये आपका एक स्टेटर है और ये बीच में रोटर है। यहाँ पर हम 3-phase इनपुट देते हैं, तो ये आपका पावर इनपुट है PI, या इसी को हम बोलते हैं स्टेटर इनपुट। स्टेटर में क्या होंगे, लॉसेस होंगे। स्टेटर में कौन कौन से लॉसेस होंगे, तो स्टेटर लॉस अगर हम देखें बेटा, तो ये आपके स्टेटर कॉपर लॉस होगा, स्टेटर कॉपर लॉस प्लस स्टेटर का कोर लॉस होगा, कोर लॉस होगा। लेकिन अगर हम बात करें, रोटर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, बीच में क्या है, एयर गैप है, तो मैं रोटर को बाहर निकाल देता हूँ, ये आपका रोटर हो गया। ये क्या सिंपली क्या है, ये आपका रोटर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पावर है, यही पावर आपकी क्या है, स्टेटर आउटपुट। और एयर गैप में कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं, ना कि एडी करंट लॉसेस और ना ही हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो स्टेटर इनपुट ही किसके बराबर होगा, एयर गैप पावर के। और एयर गैप पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PG से। और यही किसके बराबर है, यही बराबर है रोटर इनपुट के। ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें रोटर में, तो रोटर में नॉर्मली जब भी रोटर रोटेट कर जाएगा तो उस समय फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो हो जाती है, S/F हो जाती है। तो वहाँ पर जो हमारे कोर लॉसेस हैं, वो रोटर का कोर लॉस तो नेग्लेजिबल हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो जाएगी कि इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे कोर लॉसेस क्या होते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं। तो रोटर कोर लॉस क्या है बेटा, नेग्लेजिबल है। ध्यान रखना, नेग्लेजिबल है। रोटर कोर लॉस क्या है, यहाँ पर नेग्लेजिबल है। और अगर नेग्लेजिबल रोटर कोर लॉस है तो केवल और केवल इसमें रोटर में क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस होगा, जिसको हम PCU से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो जाएगी। ये क्या है, रोटर आउटपुट, या इसी को कहते हैं PM, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि PM और PG में क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, PG, PCU और PM बराबर 1S 1 - S। ये रामबाण है आपको, जो भी आपके पावर रिलेशंस है इंडक्शन मशीन में, ये इंडक्शन मशीन के पावर रिलेशन अगर आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएगा बड़े आसानी से। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि PG और PM में क्या रिलेशन है, तो लिखोगे PG/PM बराबर कितना, PG के लिए ये 1 है रेशियो, और PM के लिए 1 - S है। तो PG और PM अगर देखें तो यहाँ से आप साफ बता सकते हो कि जो PG/PM है वो 1/1 - S है। तो पूछ क्या रहा है, PM कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर, 1 - S इंटू PG हो जाएगा। आंसर 1 - S इंटू PG। PM क्या है, PM इज कॉल्ड एज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें से रोटेशनल लॉसेस हटा दें तो ये शाफ्ट पावर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि PCU और PG में क्या है, PCU/PG बराबर, PCU कितना है, S है, PG कितना है, 1 है, तो PCU बराबर कितना, S इंटू PG हो जाएगा। तो ये कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रोटर की इफिशियंसी पूछ दें तो आउटपुट अपॉन इनपुट PM/PG, और PM/PG 1 - S के बराबर होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा लो स्लिप पे इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये इफिशियंसी 1 - S है। अगर S कम होगा तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आगे आते हैं।
कह रहा है कि अ सेंटर जीरो ओमीटर कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर मेक्स 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो रोटर फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो 30 ऑसिलेशन कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 सेकेंड में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हर्ट्स आ जाएगा, क्योंकि ऑसिलेशन पर सेकेंड ही क्या होता है, ध्यान रखना, ऑसिलेशन पर सेकेंड ही क्या कहलाता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ स्टेटर की फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्स है, लेकिन रोटर सर्किट में आपने ओमीटर को कनेक्ट किया है और ओमीटर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें तो इंडक्शन मोटर 30 ऑसिलेशन 1 मिनट में कर रहा है, तो 30/60 मतलब 1/2 हर्ट्स है। ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो 1/2 हर्ट्स आ गई, 1/2 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो यार, 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट मींस रोटर का 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी 1/2 हर्ट्स आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ से स्लिप भी आप निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप स्लिप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट है यार, 30 ऑसिलेशन 1 मिनट में है, नॉर्मली एक इंडक्शन मोटर का जो ओमीटर है वो कनेक्टेड है और ये ओमीटर 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट कर रहा है, तो 1/2 हर्ट्स। तो आपको पता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप निकल जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी 1/2 है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अभी आपने कैलकुलेट की है 50 हर्ट्स ऑलरेडी मेंशन है, तो कितना हो जाएगा ये 1/100, स्लिप आ गया 1/100। तो अब आप निकाल सकते हो रोटर स्पीड कितनी हो जाएगी, रोटर स्पीड होती है n बराबर ns इंटू 1 - s। तो यहाँ पे बताइए ns कितना है, ns निकाल लो यार, सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 f/p, तो 120 इंटू एफ कितना है 50, p कितना है यहाँ पर 6 पोल का है, तो 6 पोल का है तो 1000 आरपीएम, तो 1000 आरपीएम तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 1000 गुणे 1 - 1/100 कितना आ जाएगा बेटा 100, तो 99/100 तो 990 आरपीएम आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 990 आरपीएम आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से भी आप बता सकते हो। सी और डी ऑप्शन होंगे ही नहीं। जैसे ही आपने सिंक्रोनस स्पीड निकाला, आपको ये पता चल गया कि सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम है, तो इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम में ही घूमता है, स्लाइटली कम होगा। तो 1000 से कम क्या होगा, 1010 तो नहीं होगा, 1030 नहीं होगा, सी और डी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आसानी से बता सकते हो कि 990 आरपीएम आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का एंगल बताना है ऑन नो लोड फॉर सिंगल फेज अल्टरनेटर। अगर हम बात करें अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ये देखो यार। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें अल्टरनेटर के, तो कैसी होती है, यहां पर एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसको हम एक्साइटेशन ईएमएफ कहते हैं, और ये एंगल क्या होता है, डेल्टा। ये आपका रिएक्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं JXS से, और यहाँ पर ये आपके टर्मिनल वोल्टेज है, यही टर्मिनल वोल्टेज है V एंगल 0 डिग्री। अब एक चीज़ आप बताओ, नॉर्मली हम टर्मिनल वोल्टेज को एज अ रेफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं, तो ये चीज़ आप बताओ कि यहाँ पर सपोज इसमें करंट कितना है, इसमें आर्मेचर करंट IA है, तो EF बराबर कितना होता है, EF बराबर V + IA इंटू JXS। तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखें तो EF एंगल डेल्टा बराबर V एंगल 0 प्लस IA, और IA का एंगल कितना होता है, फाई होता है, इंटू XS एंगल 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा एट नो लोड कंडीशन। अगर हम बात करें कि नो लोड कंडीशन की बात हो रही है कि नो लोड पर कितना एंगल होगा, तो यहाँ पर नो लोड कंडीशन पर IA क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और अगर IA 0 हो जाएगा तो EF एंगल डेल्टा बराबर कितना, V एंगल 0। और दो क्वांटिटी अगर इक्वल हैं, EF बराबर V है, तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमेशा अगर डेल्टा यहाँ पे 0 हो गया, दैट मीन्स EF V के क्या है, बराबर है। तो नो लोड कंडीशन पे EF V के सेम फेज में रहता है, तो एंगल क्या हो जाएगी, एंगल हमेशा 0 डिग्री हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 0 डिग्री। नेक्स्ट, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर है। कैसा जनरेटर है, सैलिएंट पोल
मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टेड पोल सिंक्रोनस जनरेटर है। और किससे कनेक्टेड है? एक इनफाइनाइट बस बार से। तो इट विल डिलीवर द मैक्सिमम पावर एट, एक चीज आप समझिए, अगर हम बात करें फॉर नॉन सैलिएंट पोल, ध्यान रखना है, अगर हम बात करें किसके लिए? फॉर नॉन सैलिएंट पोल के लिए, या इसी को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर के लिए। तो सिलेंड्रिकल रोटर जनरेटर अगर है तो उस समय P बराबर कितना होता है? VEF बाई एक्सेस साइन डेल्टा होता है। बिकॉज यही आपका जनरेटर क्या कर रहा है? एक इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज कितना है? 0 डिग्री, और यहां पर हम देखें तो ये इंड्यूस्ड EMF कितना है? EF एंगल डेल्टा। तो ये इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड है बेटा। तो उस समय कितना होगा? पावर जो डिलीवर होगा VEF अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। अगर डेल्टा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो P बराबर कितना हो जाएगा? P मैक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? VEF बाई एक्सेस के। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि मैक्सिमम पावर किस पे डिलीवर करेगा? एट डेल्टा बराबर 90 डिग्री। बट ये किस केस में है? ये नॉन सैलिएंट पोल के लिए है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलिएंट पोल। तो फॉर सैलिएंट पोल अगर हम बात करें तो उस समय जो पावर होता है वो पावर उसकी सैलियंसी के कारण यहां पर एक्साइटेशन पावर भी आती है और रिलक्टेंस पावर भी आती है। कितना? VEF बाई एक्सेस साइन डेल्टा प्लस V² बाई 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन XQ माइनस 1 अपॉन XD साइन 2 डेल्टा। तो बेटा यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये कौन सी पावर है? ये बेसिकली पावर जो कहलाती है ये है आपकी रिलक्टेंस पावर। ये किसके कारण आई? ड्यू टू द रिलक्टेंस, ड्यू टू द सैलियंसी आ रही है। तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं? इस पावर को हम हमेशा रिलक्टेंस पावर बोलते हैं। ये किसके कारण जनरेट हुई? सैलियंसी के कारण। अगर एक्साइटेशन नहीं भी होगा तो भी आपके सैलियंट पोल टाइप रोटर में ये रिलक्टेंस पावर प्रेजेंट होगा ही होगा। ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप ये पावर क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन एक्साइटेशन अगर प्रेजेंट है बेटा, तो एक्साइटेशन अगर प्रेजेंट होगा तो यहां पर 90 डिग्री पर आप डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। तो नॉर्मली जितने भी आपके सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, इट डिलीवर्स मैक्सिमम पावर एट 70 डिग्री, एट डेल्टा बराबर 70 डिग्री। ये ऑलमोस्ट है, क्लियर है, एग्जैक्ट नहीं है। तो डेल्टा बराबर 70 डिग्री पे अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सैलिएंट पोल अगर है तो ये डेल्टा बराबर 70 डिग्री पे मैक्सिमम पावर क्या करता है? डिलीवर करता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो कि कोई भी ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, 45 डिग्री होगा ही नहीं। 45 डिग्री केवल रिलक्टेंस को देख के आप आंसर मत लगाना, गलत हो जाएगा। 30 डिग्री ऑप्शन होगा ही नहीं। ये 90 डिग्री सही कब होगा? किसके लिए? दिस इज फॉर नॉन सैलिएंट पोल। लेकिन यहां पर सैलिएंट पूछ रहा है तो सैलिएंट के लिए आंसर 90 डिग्री नहीं होगा। सैलिएंट के लिए आंसर क्या होगा? 70 डिग्री। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए कि एज्यूमिंग रिलक्टेंस पावर इज 0, देन उस समय आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर ये 90 डिग्री ऑप्शन तभी सही होगा जब नॉन सैलिएंट पोल हो या हम ये कंसीडर कर लें कि रिलक्टेंस पावर 0 है। तो आंसर तभी हम 90 डिग्री ले सकते हैं जब हम ये कंसीडर करें कि या तो नॉन सैलिएंट पोल जनरेटर हो या हम सैलिएंट पोल जनरेटर में ही रिलक्टेंस पावर को हम 0 मान लें। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, ये आंसर तभी ट्रू होगा आइदर आप कंसीडर कीजिए कि नॉन सैलिएंट पोल है, तो क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं, तो क्वेश्चन में आपको ये समझना होगा, ये कंसीडर करना होगा कि रिलक्टेंस पावर हमने 0 एज्यूम कर लिया। बिकॉज ऑप्शन 70 डिग्री का होता तो 70 डिग्री आंसर हो जाता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, किसी भी सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होगा? तो सिंक्रोनस मोटर में अगर देखा जाए तो बेटा सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये ध्यान रखना है, सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो ये कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। देयरफॉर यहां पर हम स्टार्टिंग टॉर्क देखें तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए TST बराबर कितना? 0। तो सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा क्या होता है? 0 होता है।
इसमें रीज़न एक्चुअली होता क्या है कि सिंक्रोनस मोटर में रोटेटिंग फील्ड होती है, मतलब जो स्टेटर पोल होते हैं वो हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होते हैं, जबकि रोटर पोल आपके सेम रहते हैं। हमने क्या बोला कि सिंक्रोनस मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्टेटर के पोल्स क्या होते हैं, एवरी हाफ साइकिल पर चेंज हो जाते हैं, जबकि रोटर के पोल्स रिमेन सेम बिकॉज डीसी एक्साइटेशन आप देते हो रोटर पे। देन अब ये रोटर क्या करेगा, एक्चुअली उसको ड्राइव करना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर एवरी हाफ साइकिल। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सपोज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्राइव करेगा। इसके कारण अगर इस पे नेट स्टार्टिंग टॉर्क देखें वो जीरो आ जाता है। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन जीरो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज। कभी भी आप देखें कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट कब होगा, जब हमने क्या किया, कोई भी अनबैलेंस सप्लाई दी। अनबैलेंस सप्लाई इज गिवन टू मोटर। अगर आप सिंक्रोनस मोटर को अनबैलेंस सप्लाई दोगे तो उस अनबैलेंस सप्लाई के कारण उसमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के जस्ट अपोजिट से फेज सीक्वेंस में रहते हैं। अगर आर वाई भी है तो वो आर बी वाई हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट किसके कारण आते हैं, ड्यू टू द अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज। अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज के कारण हमेशा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जनरेट होते हैं। इज दैट क्लियर? और ये हमेशा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से ऑपोजिट फेज सीक्वेंस में रोटेट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर कूलिंग ऑफ लार्ज साइज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज्ड बिकॉज। नॉर्मली जब लार्ज साइज जनरेटर की बात आती है तो उनकी कूलिंग के लिए आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? तो हाइड्रोजन कूलिंग के कुछ एडवांटेज हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन कूलिंग। तो हाइड्रोजन कूलिंग के बेटा एडवांटेज अगर हम देखें तो कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। पहला, हाइड्रोजन नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा हाई होती है और एयर की तुलना में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 1.5 गुना ज़्यादा होती है। तो इसका पहला हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो बेटा हीट डिसिपेशन ज़्यादा तेजी से होगा। दूसरा, अगर हम बात करें यहां पर तो कूलिंग क्या होगी, फास्टर होगी। तो आंसर हो जाएगा ये फास्टर कूलिंग है। नेक्स्ट, यहां पर हाइड्रोजन अगर आप यूज कर रहे हो तो यहां पर फायर रिस्क कम हो जाता है। तो इट रिड्यूस्ड फायर रिस्क, हमेशा फायर रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो फायर रिस्क इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, चौथा अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। तो हाइड्रोजन इट हैज़ लो डेंसिटी। बेटा हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और अगर डेंसिटी कम है दैट मीन्स इसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो इट इज़ लाइट इन वेट। तो ये सारे के सारे एडवांटेज हैं हाइड्रोजन कूलिंग के। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, फास्ट कूलिंग होती है, रिड्यूस फायर रिस्क रहता है और इट हैज़ लो डेंसिटी। इसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है, इसलिए इसका वेट काफ़ी क्या रहता है, लाइट रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लाइट इन वेट, रिड्यूस फायर रिस्क। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 4 पोल जनरेटर विथ 16 क्वाइल्स। एक 4 पोल जनरेटर है, इसमें नंबर ऑफ क्वाइल्स अगर देखें तो नंबर ऑफ क्वाइल्स कितनी है, 16 है। वाइंडिंग कैसी है, 2 लेयर वाइंडिंग है। बेटा अगर डबल लेयर वाइंडिंग होगी तो ध्यान रखना है कि इन डबल लेयर वाइंडिंग जो नंबर ऑफ क्वाइल्स ही किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं वो नंबर ऑफ स्लॉट्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 स्लॉट की ज़रूरत होगी। और अगर हमें 16 स्लॉट की ही ज़रूरत है मीन्स तो हमारा पोल पिच कितना होगा, पोल पिच अगर हम देखें तो इट इज़ द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो कितना हो जाएगा, 16 बटा और ये कितना है, पोल कितने हैं, 4। तो 4 आपका पोल पिच आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोल पिच आपका कितना हो जाएगा, 4। क्या होता है पोल पिच, ये एक पेरिफेरल डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल्स। 2 एडजेसेंट के बीच का जो पेरिफेरल डिस्टेंस होता है वही हमेशा पोल पिच कहलाता है। पोल पिच को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, YP से। और हमेशा पोल पिच इज ऑलवेज, ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स चाहे
चाहे कितने भी हों, पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होता है। मैकेनिकल एंगल चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो प्रिंसिपल है वो कहां पे यूटिलाइज होगा? तो डायनामिकली है, दैट मीन्स क्या है? मोशनल ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ। और मोशन के कारण ईएमएफ जनरेट आप कहां पे करते हैं? जनरेटर में करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं डायनामो। क्या बोलते हैं? डायनामो। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पे आएगा? जनरेटर में। और अगर हम बात करें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये कहाँ पे आएगा? ये हमेशा आपके ट्रांसफॉर्मर में आएगा। तो ध्यान रखना है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा कहाँ पे रहेगा? ट्रांसफॉर्मर में। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफॉर्मर में आता है और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम जनरेटर में देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कनेक्टेड लोड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। तो कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 1.5 किलोवाट की है। तो डिमांड फैक्टर पूछ रहा है। आपको पता है डिमांड फैक्टर बराबर कितना? बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई कनेक्टेड लोड। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला रटा होना चाहिए यार। अगर याद है फॉर्मूला तो तुरंत आंसर बता दोगे। मैक्सिमम डिमांड 1.5, कनेक्टेड लोड 2, कितना आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा डिमांड फैक्टर। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू लाइन न्यूट्रल कैपेसिटेंस। ध्यान रखना है कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक लाइन ए है, एक लाइन बी है, तो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हमने मान लिया ये कितना है? CAB। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनके किसी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एक न्यूट्रल पॉइंट ले रहे हैं। तो अगर आप न्यूट्रल पॉइंट लेते हो तो ये एक पॉइंट हमने मान लिया, क्या है? ये एक न्यूट्रल पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। और फिर ये आपका पॉइंट क्या है? B, और ये क्या है? A। तो बेटा इसके बीच में एक लाइन टू फेज न्यूट्रल कैपेसिटेंस आ जाएगा, मान लिया ये कितना? CN है। और इसके बीच में भी एक लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस आ जाएगा, ये भी मान लिया CN है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन कैपेसिटेंस है CAB, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका? CN और CN का। तो ये कितना आ जाएगा? CN/2। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस मतलब CAB, और लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, ध्यान रखना है ये लाइन नहीं होगा, लाइन टू न्यूट्रल। लाइन टू न्यूट्रल कितना है? CN का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अगला देखते हैं, टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट को मीट करना है देन उसके लिए आप लोड सेंटर पे क्या यूज करते हैं? देन नॉर्मली जब भी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट को मीट करना है देन इसके लिए हम क्या करते हैं? लोड सेंटर पे वी आर यूजिंग शंट कैपेसिटर। किसका इस्तेमाल करते हैं? शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर बैंक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कैपेसिटर बैंक्स। तो नॉर्मली जब भी आपको कभी भी आप क्या फील करो, जब भी आप सपोज रिएक्टिव पावर डिमांड क्या हो गई, फॉर एग्जांपल अगर हमारी रिएक्टिव पावर डिमांड क्या है? ज़्यादा है रिएक्टिव पावर सप्लाई के। ध्यान रखना है, रिएक्टिव पावर डिमांड रिएक्टिव पावर सप्लाई से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो हम हमेशा लो वोल्टेज फील करते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं? रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम हो जाता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? जो एक्सेस रिएक्टिव पावर की ज़रूरत है तो उस रिएक्टिव पावर की सप्लाई हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग शंट कैपेसिटर, ताकि हम वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन कर सकें। और अगर कभी भी रिएक्टिव पावर की डिमांड रिएक्टिव पावर की सप्लाई से क्या हो जाए? कम हो जाए, मीन्स रिएक्टिव पावर डिमांड, ध्यान रखना, रिएक्टिव पावर डिमांड अगर क्या हो जाए? डिमांड कम हो जाए रिएक्टिव पावर सप्लाई के, तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड क्या हो गई? कम, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। और ये नॉर्मली आपके रात के समय होता है किसी भी मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, जब वो लाइट लोड कंडीशन पे होती है।
इसको इलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको इलिमिनेट करने के लिए हम शंट रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली हमेशा ऐसा कंडीशन बहुत कम होता है, तो हमेशा ये ऐसा होता है कि लोड हाई होता है और बेसिकली दिन के टाइम में पीक लोड कंडीशन में हमेशा रिएक्टिव पावर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा रहती है, तो वहाँ सब स्टेशन पे हम शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल करके उस वोल्टेज प्रोफाइल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मटेरियल कॉमनली यूज फॉर सीथ ऑफ एन अंडरग्राउंड केबल। किसी भी अंडरग्राउंड केबल में जो मटेरियल आप सीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन से मटेरियल होते हैं। तो अगर हम यूजी केबल का कंस्ट्रक्शन देखें अंडरग्राउंड केबल का, तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या रहता है बेटा, ये कोर रहता है। कोर किसका, कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, शीथिंग करते हैं। तो ये आपके शीथ हैं और शीथ नॉर्मली क्या करता है कि जो भी बाहर का मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एंटर करने से रोकता है। तो मॉइस्चर एंटर करने से रोकता है शीथ, और ये किससे करते हैं, ये नॉर्मली लेड से करते हैं, तो इसलिए हम इसको लेड शीथ बोलते हैं। इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम बेडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर हम बेडिंग कर देते हैं, और बेडिंग नॉर्मली जूट मटेरियल से करते हैं। इसी के ऊपर हम आर्मरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, आर्मरिंग करते हैं, ताकि मैकेनिकल डैमेज से ये प्रोटेक्ट हो सके। तो आर्मरिंग कैसे करते हैं, आर्मरिंग हम हमेशा स्टील से करते हैं, स्टील मटेरियल से आर्मरिंग कर देते हैं। तो आर्मरिंग किस लिए, उसको मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए। शीथिंग किस लिए, उसके अंदर मॉइस्चर को एंटर करने से रोकने के लिए। इंसुलेशन है, बेडिंग जूट मटेरियल से करते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, इस पर सर्विंग कर देते हैं। तो ये लास्ट अगर देखा जाए तो ये क्या है, सर्विंग है। ये भी नॉर्मली आप किससे करते हैं, जूट मटेरियल पीवीसी वगैरह से करते हैं। तो शीथ किस लिए होता है, शीथ हमेशा लेड से होता है, टू अवॉइड द मॉइस्चर टू एंटर इनटू द इंसुलेशन। तो हमेशा ये मॉइस्चर को इंसुलेशन में एंटर करने से अवॉइड करता है। इज दैट क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अंडरग्राउंड केबल में ही अगर आप बात करें कि एलटी केबल है, लो टेंशन केबल है, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा, 1 kV तक यूज़ होगा बेटा। अगर हम हाई टेंशन केबल की बात करें तो ये यूज़ होगा 11 kV तक। सुपर टेंशन केबल की बात करें तो 33 kV तक यूज़ होगा। इसके बाद एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 66 kV तक यूज़ होगा। और अगर आपके केबल कैसे हैं, एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल, तो ये यूज़ होंगे 132 kV। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, ये रबर हो सकता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो सकता है, वार्निश कैम्ब्रिक हो सकते हैं, पीवीसी हो सकते हैं, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। क्लियर है, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर VIR हो सकता है, पोर्शलीन हो सकता है, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। नेक्स्ट, अर्थ फॉल्ट रिले आर। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ फॉल्ट रिले कैसी होती हैं, तो बेसिकली जो अर्थ फॉल्ट रिले हैं, आप बताइए कि कभी भी आपका कोई फेस ग्राउंड से अटैच्ड हो जाए तो वहां पे फॉल्ट आ जाएगा, तो क्या अब अर्थ फॉल्ट रिले उसकी डायरेक्शन देखेगा कि इसी डायरेक्शन में आएगा तभी मैं ऑपरेट करूंगा? नहीं। अर्थ फॉल्ट अगर हुआ तो चाहे करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, अर्थ फॉल्ट रिले तुरंत क्या होना चाहिए, एक ट्रिप कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए इसको। तो ये क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल रिले होती है, एंड इट ऑपरेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो अर्थ फॉल्ट रिले क्या है, it is a non-directional relay। ये कौन सी रिले होती है, ये एक नॉन डायरेक्शनल रिले होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन्स इट कैन ऑपरेट्स irrespective of the direction of fault current। तो फॉल्ट करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, ये क्या कर जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा। तो इट इज़ बेसिकली अ नॉन डायरेक्शनल रिले। नॉर्मली जो रिवर्स पावर रिले होती हैं वो डायरेक्शनल रिले होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम जब भी फेलर ऑफ एक्साइटेशन ऑफ प्राइम मूवर होता है तो उनके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट, द रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर द पावर फैक्टर ऑफ। किस पावर फैक्टर के लिए जो रिकवरी वोल्टेज है वो मैक्सिमम होता है। ये चीज अगर हम देखें तो नॉर्मली रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जो सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस अपीयर होते हैं आफ्टर द फाइनल आर्क इंटरप्शन। तो रिकवरी वोल्टेज क्या है, इट इज द वोल्टेज across circuit breaker contacts after final arc interruption।
तो फाइनल आर्क इंटरप्शन के बाद सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या सिंपली रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। और कोई भी रिकवरी वोल्टेज की अगर हम बात करें तो रिकवरी वोल्टेज हमेशा ध्यान रखना है, रिकवरी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई। तो साइन फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। इसका मतलब कि अगर आपका पावर फैक्टर क्या हो जाए, पावर फैक्टर 0 हो जाए, मीन्स फाई बराबर कितना 90 डिग्री। तो फाई अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो रिकवरी वोल्टेज क्या हो जाएंगे, रिकवरी वोल्टेज आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। तो ध्यान रखना है, जब पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। तो आंसर क्या है, रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम एट द 0 पावर फैक्टर। रिकवरी वोल्टेज कौन से वोल्टेज होते हैं, फाइनल आर्क इंटरप्शन के बाद सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के क्रॉस जो भी वोल्टेज होता है वो रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है वो किस में एक्सप्रेस होती है, तो नॉर्मली फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और ये हमेशा उस डिवाइस को ओवरलोड प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट कंडीशन से बचाता है। और ये जैसे ही ओवर करंट होगी तो फ्यूज़ क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, तो ये करंट को ब्रेक कर देगा जो उसके थ्रू फ्लो कर रही है। और नॉर्मली अगर फ्यूज़ की जो रेटिंग देखें तो ये किस में गिवन होती है, ये हमेशा एम्पियर में गिवन होती है। तो ध्यान रखना, रेटिंग ऑफ फ्यूज़ किस में गिवन होती है, एम्पियर में। फ्यूज़ क्या है, इट इज फ्यूज क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा सर्किट के सीरीज में इंसर्ट होगा और ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर। रेटिंग ऑफ फ्यूज हमेशा एक्सप्रेस होती है किसमें, एम्पियर में एक्सप्रेस्ड होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज एम्पियर। नेक्स्ट, बाई बर्डन ऑफ रिले वी मीन। रिले पे अगर बर्डन है इसका मतलब क्या है कि बर्डन ऑफ रिले नॉर्मली किसमें एक्सप्रेस होती हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर। किसमें एक्सप्रेस्ड होती हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर। बेसिकली अगर देखा जाए कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का सिलेक्शन करते हैं रिलेइंग के लिए तो हमेशा जो बर्डन सीटी का है वो कंसीडर किया जाता है। और ये हमेशा क्या होता है, इट इज द पावर लॉस या इट इज़ द पावर लॉस इन द इक्विपमेंट कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी लोड। और ये हमेशा किस पे जो है सेलेक्ट होंगी, ये हमेशा इनकी रेटिंग जो है वोल्ट एम्पियर रेटिंग के हिसाब से ही डिसाइड होगी। तो बर्डन ऑफ सीटी ही क्या कहलाएगा, बर्डन ऑफ रिले कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बर्डन ऑफ रिले होता है वो हमेशा वोल्ट एम्पियर में ही दिया जाता है। और जब भी हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का सिलेक्शन करते हैं रिलेइंग के लिए तो सीटी का बर्डन कंसीडर किया जाता है। तो आंसर क्या है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रिएक्टेंस रिले आर एम्प्लॉयड फॉर फेज फॉल्ट इन। नॉर्मली हम फेज फॉल्ट के लिए रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल करते हैं किस में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आप हमेशा रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टेंस रिले का। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज़ करते हैं इम्पीडेंस रिले का, इम्पीडेंस रिले। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एडमिटेंस या इसी को हम बोलते हैं बेटा मो रिले। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है, लॉन्ग के लिए एडमिटेंस, मीडियम के लिए इम्पीडेंस, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस रिले। नेक्स्ट, एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम आर्क फर्नेस में करते हैं और ट्रैक्शन सिस्टम में भी करते हैं। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज़ होते हैं, बेसिकली ये बेस्ट सूटेबल होते हैं, दीज आर बेस्ट सूटेबल फॉर रिपीटेड ड्यूटी साइकिल। रिपीटेड ड्यूटी साइकिल के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल कहाँ पे यूज़ होते हैं आपके बेसिकली आर्क फर्नेस एंड ट्रैक्शन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्शन में हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो नॉर्मली ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमेशा रिपीटेड ड्यूटी साइकिल के लिए यूज होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूटिलाइजेशन से अब हम क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ विल बी लीडिंग इन केस ऑफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। और इसी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोल सकते हैं कैपेसिटिव हीटिंग बोलते हैं। तो हमेशा इस पे पावर फैक्टर कैसा होगा, इसका पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा।
ठीक है। तो कैपेसिटिव हीटिंग भी बोलते हैं, इस पे पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लीडिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग, इसका पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी होता है, ध्यान रखना है। इंडक्शन हीटिंग, इसका पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एडी करंट हीटिंग एक टाइप एग्जाम्पल है किसका, इंडक्शन हीटिंग का। तो एडी करंट हीटिंग इज अ टाइप ऑफ इंडक्शन हीटिंग। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप भी क्या कीजिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। तो इससे बने रहिए और देखते रहिए, मज़े से रहिए यार। मिलते हैं